हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की। और टॉपिक का नाम है पुत्र सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। राइट, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो बेटा जी, हमारे पास एक साइंटिस्ट थे, आप जानते हैं नाम उनका, R H Whittaker। राइट बेटा जी, R H Whittaker ने ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंशिएट किया ऑन द बेसिस ऑफ सेल टाइप। राइट, और जब उन्होंने ऑर्गेनिज्म को डिफरेंशिएट किया तो हमें बेसिकली 5 टाइप के किंगडम रिसीव हुए। पहला जो किंगडम था पुत्र, उसका नाम था मोनेरा। दूसरा था बेटा, जो इसी से डेवलप हुआ, प्रोटिस्टा। एवोल्यूशन की हेल्प से प्रोटिस्टा ने आगे डेवलप किया बेटा फंजाई। और फंजाई ने पैरेलली 2 ग्रुप पैरेलली बनाए। पहला जो बना फंजाई से, प्लांटेई, और दूसरा था बेटा मेरे पास एनिमेलिया। राइट, तो ये 3 ग्रुप बनाए। और इसके अंदर उसने कहा कि भाई हमारे पास मोनेरा ने डेवलप किया प्रोटिस्टा को, प्रोटिस्टा ने डेवलप किया फंजाई को, फंजाई ने पैरेलली प्लांटेई बनाए और साथ में एनिमेलिया। ठीक है, इसमें कुछ चीज़ें उन्होंने और बताई। उन्होंने कहा कि जो मोनेरा है वो स्पेशली प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है या प्रोकैरियोट्स है, जबकि रिमेनिंग जो मेरे पास थे वो थे बेटा यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक मीन ये हुआ कि मेरे पास जो मोनेरा थे वो सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल से बने हुए थे। बाकी जो चारों हैं, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट, एनिमेलिया, ये बने हैं यूकैरियोटिक सेल से। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल से बनते हैं उनको हमने नाम दिया प्रोकैरियोट्स। क्या बोला उनको? और जो यूकैरियोटिक सेल से बने थे उन्हें हमने नाम दिया यूकैरियोट्स। फाइन, इतनी बात समझ आ गई। तो बेसिकली हमारे पास 2 सेल आ गई। एक हमारे पास आ गई प्रोकैरियोटिक सेल और एक आ गई हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरी यूकैरियोटिक सेल। ओके, दूसरा उन्होंने एक चीज़ और अच्छी बात बताई हमें कि भाई स्टार्टिंग वाले जो दो मेरे पास 2 हैं, यानी मोनेरा से लेकर प्रोटिस्टा, ये हैं यूनिसेलुलर। मींस इनकी बॉडी जो है वो एक सेल से मिलके बनती है, यूनिसेलुलर। और जबकि रिमेनिंग जो मेरे पास है बेटा वो है मल्टी सेलुलर। कैसे हैं ये? मल्टी सेलुलर। तो बेसिकली जो सेल आपकी आई, अगर मैं सेल के बारे में बात करूं तो सेल के रिगार्डिंग उन्होंने क्या बात बोली? उन्होंने कहा कि सेल इट इज़ दी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। कैसा बेटा? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। समझाए बात? यानी जो सेल होती है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। कितनी बात समझ में आ रही है? तो बेसिकली अगर हम बात करें तो कोई भी ऑर्गेनिज्म को अगर आपने क्रिएट करना है तो बिना सेल के बात हो ही नहीं सकती। और अब सेल को अगर हम डिटेल में जाना चाहते हैं तो थोड़ा सा पहले हम हिस्ट्री में जाते हैं कि साइंस के अंदर जो सेल है
उसकी डिस्कवरी कैसे कैसे हुई। तो हम सबसे पहले डिस्कवरीज़ पे जाते हैं। नेक्स्ट जो मेरा पॉइंट होगा डिस्कवरीज़। अगर मैं डिस्कवरीज़ के ऊपर जाऊँ तो मेरे पास सबसे पहले अगर हम बात करें 16 सेंचुरी के आसपास, उसने कहा कि भाई हमारे पास सबसे पहले एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था ए वी ल्यूवेनहुक। ए वी ल्यूवेनहुक। और जो ए वी ल्यूवेनहुक थे वो बेसिकली अगर हम बात करें तो शॉपकीपर थे, राइट। और ये नीदरलैंड में रहते थे, राइट। और बेसिकली ये पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने लिविंग सेल को देखा। फर्स्ट मैन टू सी अ लिविंग सेल। इनको नहीं पता था कि वो सेल जो मैं देख रहा हूँ वो कौन सी है। इन्होंने वो सेल कहाँ देखी? एक्चुअली इन्होंने पॉन्ड वाटर लिया और उसको माइक्रोस्कोप में देखा तो इनको कुछ सेल्स चलती हुई दिखाई नज़र आई। अब ये नहीं पता था उनको कि वो बाय नेचर प्रोकैरियोटिक है, क्योंकि उस टाइम तक डिस्कवरी नहीं हुई थी ये प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है, राइट। तो मे बी हम ऐसा मानते हैं कि वो सेल हो सकता है आपका मतलब प्रोटिस्टा के अंदर आती हो, है ना। जैसे मान लो वो यूग्लिना है, पैरामीशियम, हमें नहीं पता था। तो इन्होंने पॉन्ड वाटर लिया और इसको एग्जामिन किया। तो ये पहले फर्स्ट मैन थे जिन्होंने उस लिविंग सेल को देखा। समझ समझ नहीं आ रही है? तो अगर आपसे कोई पूछता है कि सबसे पहले फर्स्ट लिविंग सेल को किसने ऑब्जर्व किया, तो आपका रिप्लाई क्या आना चाहिए? वो थे लिविंग। कौन थे बेटा? ए वी ल्यूवेनहुक। इसलिए इम्पोर्टेंट बनता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इनके बाद नेक्स्ट एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था पुत्र रॉबर्ट हुक। और रॉबर्ट हुक ने 1665 में नॉन लिविंग सेल की डिस्कवरी की। नॉन लिविंग सेल्स को डिस्क्राइब किया। और वो नॉन लिविंग सेल कौन थी बेटा? कॉर्क सेल। एक्चुअली क्या हुआ है कि जो हमारे पास कॉर्क क्या होता है, जो हमारे पेड़ में जो छाल लगी होती है ना, आउटर कवरिंग जो होती है, कॉर्क सेल को जब उन्होंने क्लोजली ऑब्जर्व किया तो इनको उसमें छोटे छोटे ऐसे चैम्बर नज़र आए। और लैटिन लैंग्वेज में इन्होंने इसे क्या बोला? सेला मीन्स केज, राइट। तो जो हमारे ल्यूवेनहुक थे, ल्यूवेनहुक ने उस लिविंग सेल को देख के उसका नाम पता क्या रखा था? एनीमैक्यूल। एनीमैक्यूल। और हमारे पास तो बेसिकली बात ये हुई कि जो ल्यूवेनहुक थे उन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल को सबसे पहले ऑब्जर्व किया, जबकि जो रॉबर्ट हमारे पास ब्राउन थे, रॉबर्ट ब्राउन ने, ये थे फर्स्ट मैन टू सी नॉन लिविंग सेल, राइट। और वो नॉन लिविंग किसकी थी बेटा? कॉर्क की। देन उसके बाद बेटा जी इन्हीं के बाद एक साइंटिस्ट और आए जिनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। डिस्कवर न्यूक्लियस, राइट। तो ये चीज़ें आपने थोड़ी सी याद रखनी है कि भाई हमारे पास जो 16 सेंचुरी में ए वी ल्यूवेनहुक सबसे पहले पर्सन थे जिन्होंने लिविंग सेल को ऑब्जर्व किया, और रॉबर्ट ब्राउन ने 1665 के अंदर नॉन लिविंग सेल को ऑब्जर्व किया। ल्यूवेनहुक ने एनीमैक्यूल नाम दिया
और रॉबर्ट हुक ने कॉक सेल के अंदर सेल के स्ट्रक्चर को देखा तो उन्हें केज लाइक स्ट्रक्चर नज़र आया, और जैसे हाइव होता है ना, जो मधुमक्खी का जो छत्ता होता है हाइव, तो उसका जो डिज़ाइन था वैसा वैसा। फिर रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 के अंदर न्यूक्लियस को डिस्कवर कर दिया। ओके, तो नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट बेटा हम बात करें तो अगला जो हमारे पास यहाँ टॉपिक आया है वो है सेल थ्योरी, राइट। सेल थ्योरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते सेल थ्योरी के बारे में अगर हम बात करें तो मेरे पास दो साइंटिस्ट हैं। पहले साइंटिस्ट है बेटा मिथायस स्क्लेडेन। मिथायस स्क्लेडेन, और ये बात है 1838 की। जबकि दूसरे जो साइंटिस्ट हैं थियोडोर शेकवान, और ये बात है इन्हीं के जस्ट नेक्स्ट ईयर 1839 की। सेल थ्योरी के लिए ये दोनों साइंटिस्ट बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं, राइट। अगर मैं बात करूं मिथाइस क्लेडेन की, तो ये एक जर्मन बॉटनिस्ट थे। जर्मन बॉटनिस्ट, और इन्होंने जो काम किया वो ये डिस्कवरी इनकी इस बात पे थी कि इन्होंने डिस्कस किया कि जितने भी हमारे पास बेटा प्लांट है, ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। ये इनकी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी। इन्होंने हमें बताया कि भाई जितने भी प्लांट होते हैं दुनिया में वो सब के सब सेल से बने हैं, राइट। ये इनकी मेन डिस्कवरी थी, राइट। और थियोडोर शेकवान की अगर मैं बात करूं तो ये हमारे पास थे ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। ये थे आपके ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, और इन्होंने बात की कि भाई हमारे पास जितने भी एनिमल होते हैं, ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल, राइट। यानी कि जो मिथाइस क्लेडेन थे वो काम कर रहे थे प्लांट सेल के ऊपर, जबकि जो जो हमारे थे शेकवान, वो काम कर रहे थे एनिमल सेल पे। जो शेकवान ने इसके अलावा एक चीज़ में और क्लियर की, और इन्होंने क्या बताया, ऑल एनिमल्स सेल आर मेड अप और बाउंड बाय अ मेम्ब्रेन, और आज उस मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, नाउ कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर हम उसको क्या बोलते हैं पुत्र, सेल मेम्ब्रेन, राइट। इसके साथ साथ इन्होंने एक चीज़ और बताई कि प्लांट सेल, नो डाउट वो तो पहले स्लेडे ने बता ही दिया था कि प्लांट सेल में जो प्लांट होते हैं वो सब सेल से बने होते हैं, राइट। इन्होंने एक चीज़ और डिस्कवर की कि भाई प्लांट के पास एक्स्ट्रा में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ एक और वॉल है, और उस लेयर को उन्होंने नाम दिया सेल वॉल, कि ऑल प्लांट सेल हैव आउटर लेयर कॉल्ड सेल वॉल, राइट। तो ये कुछ मेन इंपॉर्टेंट बातें थी जो इन्होंने बताई। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अगर मैं स्क्लेडन की बात करूँ तो उसने कहा कि भाई सेल हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट है, कि जितनी भी प्लांट्स हैं वो सब किससे बने हैं, सेल से बने हैं।
जबकि जो हमारा शैकवॉन था वो कह रहा था एनिमल भी किससे बनते हैं, सेल से बनते हैं। एनिमल की जो सेल है वो बनी किससे है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से या फिर सेल मेम्ब्रेन से। इसके साथ साथ उसने कहा कि जो प्लांट सेल है उनके पास एक एक एक्स्ट्रा आउटर लेयर है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, सेल वॉल। क्या बोल रहे हैं बेटा इसको, सेल वॉल। तो बेसिकली सेल थ्योरी जो है वो दो साइंटिस्ट के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करती है। यानी कि जो सेल थ्योरी है वो मिथाइस क्लेडेन और थियोडोर शैकवॉन के जो भी कंसेप्ट थे उनको मिक्स करके बनाई गई सेल थ्योरी। समझा कि नहीं है। देन ये तो होगी सेल थ्योरी के रिगार्डिंग। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आया मॉडर्न सेल थ्योरी। कहते जो मॉडर्न सेल थ्योरी थी वो किसके थ्रू दी गई, उसको देने वाले थे हमारे पास रुडोल्फ विर्चो, एक नए साइंटिस्ट आए, रुडोल्फ विर्चो। और ये बात है 1855। इन्होंने क्या किया, इन्होंने दोनों के कंसेप्ट को मिक्स किया और कुछ अपनी बातें ऐड करके सेल थ्योरी को थोड़ा सा मॉडिफाइड किया, तो उसको हम बोलते हैं मॉडर्न सेल थ्योरी। क्या बोलते हैं बेटा उसको, मॉडर्न सेल थ्योरी। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने अपनी लैंग्वेज में एक स्लोगन दिया। वो क्या स्लोगन था, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, राइट। तो मॉडर्न सेल थ्योरी के दो पास्टुलेट थे। नंबर फर्स्ट इज, पहला जो ऊपर वाले दोनों हमारे जो साइंटिस्ट थे मिथाइस क्लेडेन और थियोडोर शैकवॉन, उन दोनों की बातों को हमने ऐड किया। उन्होंने क्या बोला, इन्होंने कहा अकॉर्डिंग टू मॉडर्न सेल थ्योरी ऑल प्लांट्स एंड एनिमल, ऑल प्लांट और एनिमल, इसका मीन क्या हुआ, दैट इज ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। दूसरा इन्होंने क्या बोला, जो विर्चो ने अपनी बात ऐड कर दी, ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। बहुत अच्छी बात बोली इन्होंने, जिसको आप इस स्लोगन के फॉर्म में देख रहे हो। इस स्लोगन का मीनिंग ही, जनरल मीनिंग यही है, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, राइट। तो बेसिकली दो इंपॉर्टेंट चीज़ें बोली गई, फर्स्ट और सेकंड। तो यहाँ हमें क्या बताया गया कि भाई हमारे पास जो प्लांट सेल है या जो एनिमल सेल है, या कहने का मतलब जो जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो सब के सब किससे बने हैं बेटा, सेल से बने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। दूसरा उसने कहा कि भाई हमारे पास जो कोई भी एग्जिस्टिंग जो सेल हमारे पास है वो किससे बनी है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से। किससे बनी है बेटा, प्री एग्जिस्टिंग सेल से। तो उसको उनकी लैंग्वेज में एक स्लोगन था, क्या था वो, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। तो ये आपने याद रखना है कि हमारे पास जो सेल थ्योरी थी वो एक्चुअल में स्क्लेडेन और शैकवॉन का जो दोनों का कंसेप्ट था उसको ऐड करके बनाई गई। बट बाद में रुडोल्फ विर्चो आए 1855 में, उन्होंने मॉडर्न सेल थ्योरी को क्रिएट किया, थोड़ा सा सेल थ्योरी को मॉडिफाइड किया। कैसे, ऊपर वाले कंसेप्ट भी उन्होंने ऐड किए, साथ में अपनी भी बात ऐड कर दी। क्लियर हो रहा कि नहीं हो रहा, बात समझ आ रही है। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे। अगली बात डिस्कस होती है, अगला जो टॉपिक है वो है, अब हमें बेसिकली दो चीज़ों को डिस्कस करना है कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल क्या होती है। तो थोड़ा पहले हम ओवरव्यू ले लेते हैं, ओवरव्यू ऑफ द सेल, ओवरव्यू ऑफ द सेल, राइट। तो बेसिकली अगर हम बात करें, सेल तो हमारे पास दो टाइप की हो ही गई हैं। एक मेरे पास सेल आती है पुत्र प्रोकैरियोटिक सेल, और दूसरी बेटा सेल आ रही है यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। बेसिक डिफरेंस क्या है वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। पहले हम ये देख लें कि भाई हमारे पास दोनों ही आज के टाइम में दोनों ही सेल अवेलेबल हैं।
और अगर मैं एवोल्यूशन के बिहाफ पे बात करूँ तो सबसे पहले जो प्रोकैरियोटिक सेल है ये फर्स्ट इवॉल्व हुई और इसने आगे डेवलप किया आपकी यूकैरियोटिक सेल को। और इस बात को डिफाइन करती है आपकी एंडो सिम्बायोटिक थ्योरी। अब ये थ्योरी क्या बोलती थी? एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या हुआ कि हमारे पास जो बड़े साइज़ की प्रोकैरियोटिक सेल थी वो स्मॉल साइज़ की प्रोकैरियोटिक सेल को अटैक कर रही थी। क्योंकि स्टार्टिंग में क्या हुआ, जब शुरू में जब एवोल्यूशन के टाइम पर जब सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल बनी ओशन के अंदर, वाटर के अंदर, तो उस टाइम रिसोर्सेज बहुत अच्छे थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे जैसे डिवीज़न पावर बढ़ती चली गई, प्रोकैरियोटिक सेल का नंबर बढ़ता चला गया ना, तो प्लांट बॉडी के अंदर, सॉरी वाटर बॉडी के अंदर अब रिसोर्सेज और न्यूट्रिशन कम होने लगा। तो अब जो बड़ी मेरी प्रोकैरियोटिक सेल थी वो छोटी वाली प्रोकैरियोटिक सेल को खाने लग पड़ी। तो उनमें से क्या हुआ कि जो मेरी छोटी वाली कुछ प्रोकैरियोटिक सेल ने कहा कि भाई आप हमें खाओ नहीं, आप हमें अंदर ले लो। तो बड़ी प्रोकैरियोटिक सेल ने बोला कि भाई इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा, बेनिफिट क्या होने वाला है? कहता आप लेके देखो। तो आपके पास एक सेल जैसे अंदर गई तो एक्चुअल में क्या हुआ, जैसे मान लो कि मैंने इस सेल को इसकी बॉडी में डाल दिया अंदर, तो सेल की जो अपनी इम्यूनिटी थी वो इस पर अटैक कर रही थी। तो उससे बचने के लिए प्रोकैरियोटिक सेल ने क्या किया, उस जो जिस सेल को आपने एंडोसिम्बायोसिस किया उसको एक मास्क दे दिया लाइक दिस। और प्रेजेंट टाइम में वो जो सेल को हमने अंदर लिया था, अब वो सेल वो आज के टाइम में काम कर रहा है एज अ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। सेम एक सेल के साथ फिर से ऐसा हुआ, एक सेल और आई, वो उसको भी ये खा रहा था, लेकिन उसने कहा भाई आप अंदर मत लो, हम आपके लिए वो काम करेंगे जैसे माइटोकॉन्ड्रिया आपके लिए काम कर रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आज के टाइम में उस सेल को एटीपी बना के दे रहा था। कहता मैं उससे ही बेटर काम करके दूंगा, आप मुझे एक बार अंदर लो। तो सेम इसके लिए भी जब अंदर लिया तो उसको भी मास्क देना पड़ा। और आज के टाइम में वही सेल अब उसे हम बोलते हैं बेटा क्लोरोप्लास्ट, जो प्लास्टिड की एक फॉर्म होती है, और वो उसको क्या बना के दे रहा है बेटा, फूड। ठीक है। तो इस तरीके से हमने एंडोसिम्बायोसिस की और आज वो जो हमारा ऑर्गेनिल बन गया। यानी फर्स्ट जो एंडोसिम्बायोसिस हुई वो हुई माइटोकॉन्ड्रिया के केस में, और जो सेकंड हुई वो हुई क्लोरोप्लास्ट के केस में। क्या मेरी बात समझ आ रही है? तो बेसिकली इस तरीके से एक प्रोकैरियोटिक सेल कन्वर्ट हुई यूकैरियोटिक सेल के अंदर। ओके। तो वो कहता है कि अगर हम साइज़ के बिहाफ पे अगर हम यहाँ डिफ्रेंसिएशन करें तो साइज़ के बिहाफ पर मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट सेल आती हैं, राइट। तो जैसे मैं बात करूँ, मेरे पास पहली आ गई स्मॉलेस्ट जो मेरे पास सेल आ रही है उसका नाम है माइकोप्लाज्मा, राइट। और माइकोप्लाज्मा जो है, अगर मैं इसको इसका दूसरा नाम बताऊं तो वो नाम है मेरे पास, जो माइकोप्लाज्मा है वो आपके पास 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ है, राइट। और एक है पीपीएलओ, इसकी होती है 0.1 माइक्रोमीटर, राइट। और एक चीज़ आप याद रखें कि जो मेरे पास माइकोप्लाज्मा है इसके अंदर जो सेल वॉल है वो एब्सेंट है। यानी ऐसा बैक्टीरिया जिसके पास सेल वॉल नहीं है। कह रहे समझ गए नहीं? तो हमारे पास जो पीपीएलओ मेरे पास क्या है, पीपीएलओ का फुल फॉर्म होता है प्लूरो निमोनिया प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, राइट। तो
हमारे पास जो प्रोकैरियोटिक सेल है जैसे माइकोप्लाज्मा 0.3 साइज़ की है, पीपीएलओ 0.1 साइज़ का है, राइट। और इसके अलावा अगर हम बात करें आरबीसी की, जैसे अगर प्रोकैरियोटिक में आरबीसी सेल की अगर मैं बात करूं तो ये मुझे मिलेगी 7 माइक्रोमीटर की, राइट। और जनरली प्रोकैरियोटिक सेल में अगर मैं बैक्टीरिया की बात कर रहा हूँ, है ना, सारे बैक्टीरिया, क्योंकि बैक्टीरिया ज़्यादातर स्टडी की जाती है प्रोकैरियोटिक सेल में, तो ये हमें 3 to 5 माइक्रोमीटर के मिल सकते हैं। और कोई अगर मैं बात करूँ अटिपिकल, हमारे पास कोई टिपिकल बैक्टीरिया है तो वो हमें 1 से लेकर 2 माइक्रोमीटर का भी मिल सकता है। अगर यहाँ मैं वायरस की बात करूँ तो वायरस हमें 0.02 माइक्रोमीटर से 0.2 माइक्रोमीटर का भी मिल सकता है, राइट। आरबीसी की जैसे मैंने बात की, हमारे पास 7 माइक्रोमीटर की है, है ना, माइक्रोमीटर की है। और एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल की बात करूं तो वो हमें बेटा मिलेगी 10 to 20 माइक्रोमीटर की मिल सकती है, ठीक है। इसके हिसाब बाद अगर मैं बात करूं शेप के हिसाब से, तो अलग अलग शेप की सेल हमें मिल सकती हैं। शेप के अकॉर्डिंग बात करूं तो जैसे मैं बात करूं डब्ल्यूबीसी की, तो जो डब्ल्यूबीसी सेल होती है वो होती है अमीबॉइड शेप, मतलब जिसका कोई डिज़ाइन ही नहीं होता, हर टाइम चेंज हो रहा है। फिर अगर मैं बात करूं आरबीसी की तो ये होती है बाइकॉनकेव या फिर राउंड शेप की हो सकती है। इसके बाद अगर मैं, एक हमारे पास होती है कॉलमनर सेल, तो वो आपकी लॉन्ग और नैरो होती है। फिर बात करूँ मैं अगर ट्रैकिड्स की तो वो इलोंगेटेड होते हैं, है ना। तो ये शेप के बिहाफ पे बात करें। मैं बात करूँ नर्व सेल की तो वो ब्रांच्ड होते हैं और लॉन्ग होते हैं। मैं बात करूँ मीज़ोफिल तो वो राउंड और ओवल हो सकते हैं। तो ये कुछ हमारे पास एग्जांपल आ गए जिनमें हमने साइज शेप के हिसाब से अलग अलग डिस्कशन कर ली। तो चलिए इस तरीके से एक जनरल ओवरव्यू हमने देख लिया सेल का। अब हम बात करते हैं बेटा जी अपनी पहले सेक्शन की, और जिसका नाम है प्रोकैरियोटिक सेल, राइट। तो प्रोकैरियोटिक सेल के अगर अंदर हम बात करें तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है प्रोकैरियोटिक सेल के रिगार्डिंग, कि भाई सबसे अच्छी चीज़ है कि ये एक तो है यूनिसेलुलर, ठीक है, और इसके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही किंगडम आता है और जिसका नाम है मोनेरा। क्या नाम है बेटा? मोनेरा। तो मोनेरा के अंदर अगर हम देखें एग्जाम्पल में, सबसे पहले आता है हमारे पास रैकी बैक्टीरिया, राइट। दूसरा मेरे पास आता है बेटा यू बैक्टीरिया, जिसको हम बोलते हैं यू बैक्टीरिया या ट्रू बैक्टीरिया, या हम बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, बीजीए। इसके अलावा हमारे पास बेटा आता है माइको प्लाज्मा जो विदाउट सेल वॉल होता है, और आता है बेटा पीपीएलओ। ये सब के सब एग्जाम्पल हैं हमारे प्रोकैरियोटिक सेल के, राइट। इसके अलावा अगर हम और चीज़ डिस्कस करें प्रोकैरियोटिक सेल की, कि जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील होंगे, ऐसे ऑर्गेनील्स क्या होते हैं जो सेल के अंदर हमें डिफरेंट जो हमें पार्ट्स मिलते हैं, तो मेम्ब्रेन बाउंड जो सेल ऑर्गेनील्स होते हैं बेटा आर टोटली एब्सेंट।
दूसरा अगला पॉइंट, कंपार्टमेंटलाइजेशन एब्सेंट होगी, कंपार्टमेंट नहीं होंगे अंदर क्योंकि सेल ही बहुत छोटी है। कंपार्टमेंटलाइजेशन एब्सेंट, ये भी अच्छा पॉइंट है, राइट। और अच्छी चीज़ बताऊं तो जो राइबोसोम है बेटा, राइबोसोम वो आपको यहाँ मिलने वाले हैं 70S टाइप के, यानी 30S और दूसरी यूनिट है 50S। तो आपके पास यहाँ जो राइबोसोम है वो 70S टाइप का है, जिसमें 30S और 50S से मिलके बने होते हैं। क्लियर हो रहा कि नहीं हो रहा है? तो बेसिकली अगर देखा जाए तो ये प्रोकैरियोटिक सेल की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जैसे कि यहाँ पहली बात वो यूनिसेलुलर हैं, इनके अंडर में एक ही मोनोरा ही आ रहा है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल एब्सेंट होंगे। तो मतलब अगर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है तो बेसिकली अगर मैं कॉमनली बात करूँ तो जो मेरे पास प्रोकैरियोटिक सेल है और जो मेरे पास यूकैरियोटिक सेल है, इन दोनों में कॉमन कौन आते हैं? तो जैसे अगर मैं बात करूँ राइबोसोम, ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं होता है, ये दोनों साइड कॉमन है। इसके अलावा सेंट्रियोल, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अच्छी चीज़ है ये सेंट्रियोल, ये भी हमें दोनों में मिलते हैं, मतलब वो इधर भी प्रेजेंट है प्रोकैरियोटिक सेल में भी और यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट है, समझा है? तो ये एक ऐसे ऑर्गेनेल है जो दोनों जगह कॉमन है, चाहे आपकी वो प्रोकैरियोटिक सेल हो चाहे वो आपकी यूकैरियोटिक सेल हो। इतनी बात समझ आ गई? ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है, अगर मुझे प्रोकैरियोटिक सेल को डिफाइन करना है तो यहाँ मैं एग्जाम्पल की फॉर्म में बात करूँगा बैक्टीरियल सेल की। यानी कि अगर मैं बैक्टीरियल सेल को अच्छे से स्टडी करूँ तो मुझे प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में समझ आ जाएगा। तो बैक्टीरियल सेल में सबसे पहली जो मैं बात कर रहा हूँ वो है टाइप ऑफ बैक्टीरियल सेल ऑन द बेसिस ऑफ शेप। कहते हैं मैं शेप के बिहाफ पे अगर मैं डिफ्रेंसिएशन करूं तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो निकल के आएंगे, मतलब बैक्टीरिया निकल के आएंगे। तो पहला अगर मैं बात करूं तो यहाँ बेसिकली मेरे पास 4 टाइप की बैक्टीरिया सामने आते हैं शेप के बिहाफ पे। पहला जो शेप मेरे पास नजर सामने आ रहा है वो है सिफेरिकल शेप। दूसरा जो शेप है वो है बेटा जी मेरे पास रॉड शेप। तीसरा जो मेरे पास शेप है वो है कॉमा शेप। और आखिरी जो मेरे पास शेप आ रहा है वो है स्पाइरल शेप। ठीक है, तो पहले को मैंने नाम दिया उसी उसके शेप की बिहाफ पे, जो मेरे पास सबसे पहला आया। तो अगर जब हम शेप के बिहाफ पे डिफ़ाइन कर रहे हैं तो ये हमें अलग अलग नज़र आ रहे हैं। पहला मेरे पास आया सिफेरिकल शेप, नंबर फर्स्ट इज़ सिफेरिकल शेप। दूसरा बेटा मेरे पास आया रॉड शेप। तीसरा मेरे पास निकल के आया कॉमा शेप। और आखिरी निकल के आया स्पाइरल, राइट। तो ये 4 टाइप की बैक्टीरियल सेल मेरे पास निकल के आई शेप की बिहाफ, मतलब 4 टाइप के बैक्टीरिया निकल के आए। तो वो कहता है कि जो पहले का अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ फर्स्ट वाले की, तो फर्स्ट वाले का जो एग्जांपल मेरे पास निकल कर आया वो है कोकस, राइट। कहता है कई बार क्या होता है मेरे पास जो सेफेरिकल शेप है वो आपको ऐसे एक लाइन में फिलामेंट की फॉर्म में दिखाई देंगे, तब उसका एग्जांपल मेरे पास सामने निकल के आता है स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस। और कई बार ये जो अरेंजमेंट है वो एक लाइन से ज़्यादा बढ़ जाता है, जैसे कि लाइक दिस। तब मैं उसको बोलता हूँ बेटा
स्टैफिलोकोकस, स्टैफिलोकोकस क्लियरेंस हो रहा है। देन बात करूँ मैं रॉड शेप वाले की एग्जांपल की, तो उसमें मेरे पास एग्जांपल है बैसिलस, यानी बैसिलस जीनस वाले जितने भी बैक्टीरिया होंगे वो सब के सब रॉड शेप होते हैं। और अगर यहाँ स्पेशली किसी को मेंशन भी करूँ तो बैसिलस एंथ्रासिस, ये मेरे पास एक इसका एग्जांपल है। कॉमा शेप में अगर मैं जाऊँ तो यहाँ मेरे पास एग्जांपल आ रहा है बेटा विब्रियो कॉलेरेई, विब्रियो कॉलेरेई। और स्पाइरल शेप में अगर मैं जाऊँ बेटा तो यहाँ मेरे पास एग्जांपल आ रहा है स्पाइरेलम, स्पाइरुलम। तो ये मेरे पास एग्जांपल आ गए जो मैंने शेप की बिहाफ पर बैक्टीरियल सेल को डिफ्रेंशिएट किया। क्या मेरी बात समझ आ रही है? ओके, चलिए आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा जी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, राइट। तो स्ट्रक्चर में अगर हम बात करें, बहुत इजी सा स्ट्रक्चर है इसका, ध्यान से समझेंगे हम। देखिए स्ट्रक्चर आप अच्छे से बनाएं, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट होता है डायग्राम। तो यहाँ जो मैं डायग्राम में जो मैंने ब्लू कलर की ये जो मेम्ब्रेन बनाई है, इसको बेटा जी हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये बैक्टीरिया क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देन इसके बाद अगर मैं बात करूँ, अगली जो लेयर मेरे पास आ रही है वो थोड़ी सी हमारे पास आएगी थिक। सेकंड जो लेयर मेरे पास आ रही है इसके बाद अगली आएगी जो थोड़ी वेवी नेचर की होगी। तो बेसिकली देखा जाए तो हमारे पास जो बैक्टीरिया है वो टोटल 3 मेम्ब्रेन से कवर अप होता है। तो आप देख रहे हैं कि मैंने टोटल 3 कलर यूज़ किए हैं। जो सबसे इनर मेम्ब्रेन है उस मेम्ब्रेन को बेटा जी हम बोलेंगे, जो सबसे अंदर वाली जो मेम्ब्रेन है इसको मैं बोलूँगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो क्वेश्चन ये नहीं आता है कि क्या बोलते हैं, क्वेश्चन ये है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनती किससे बेटा। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ जो बनी हुई है वो बनी है बेटा लाइपोप्रोटीन से। किससे बनी है? लाइपोप्रोटीन।
फाइन। देन उसके बाद अगर मैं बात करूं तो मेरे पास नेक्स्ट जो मेम्ब्रेन है उसको बेटा हम बोलते हैं सेल वॉल। क्या बोलते हैं? सेल वॉल। और सेल वॉल के साथ साथ इसका एक और नाम है म्यूरीन। क्या बोलते हैं इसको? म्यूरीन। और ये बनी होती है बेटा पेप्टाइडोग्लाइकेन की। इसका जो कंपोजिशन है वो क्या है? पेप्टाइडोग्लाइकेन। ठीक है। तो ये मेरी आ गई इनर में पहली, फिर उससे बाहर दूसरी सेकंड सेल वॉल। फिर अगली जो मेरे पास आई उसको बेटा जी हम बोलते हैं ग्लाइकोकैलेक्स। क्या बोलते हैं उसको? ग्लाइकोकैलेक्स। कहते हैं जो ग्लाइकोकैलेक्स है उसके दो नेचर होते हैं बेटा। हो सकता है वो हार्ड है या हो सकता है वो सॉफ्ट है। अगर हार्ड है, राइट, अगर वो हमारे पास हार्ड है तब हम उसको बोलते हैं बेटा कैप्स्यूल। और अगर वो सॉफ्ट है तो उसको बोलते हैं हम स्लाइम लेयर। क्या बोलते हैं उसको? स्लाइम लेयर, राइट। और जितने भी हमारे इन्फेक्शियस जो बैक्टीरिया होते हैं उनके पास हार्डी होती है। ये वाली जो है वो किसके पास होगी? जो इन्फेक्शियस बैक्टीरिया होते हैं, राइट। तो आपके पास जो तीसरी जो आई वो आई ग्लाइकोकैलेक्स। और ग्लाइकोकैलेक्स अपने आप में क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट है बेटा। ये क्या है? ये कार्बोहाइड्रेट, राइट। तो देखा जाए तो आपको तीन लेयर हमें मिल गई हैं, जिसमें मेरे पास एक आ गया ग्लाइकोकैलेक्स, दूसरा मेरे पास आ गया बेटा एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपने भूलनी नहीं है कि हमारे पास तीन मेम्ब्रेन है। नंबर फर्स्ट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देन सेल वॉल और तीसरी आ गई ग्लाइकोकैलेक्स। इन तीन लेयर से आपकी जो बैक्टीरिया की जो बॉडी है वो कवर अप होती है। सबको क्लियर हो गया? समझा की बात? नाउ नेक्स्ट में बात करते हैं। इसके अलावा उसने कहा कि हमारे पास अंदर जो हमें ये फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शंस मिल रहे हैं, इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम बोलते हैं हमारे पास जो अंदर जो, एक सेकेंड, आपके पास जो अंदर ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आ गए हैं इनको बोलते हैं बेटा मीजोसोम। क्या बोलते हैं इनको? मीजोसोम, राइट। और इनका फंक्शन हम बाद में देखते हैं, पहले और बाकी स्ट्रक्चर हम क्रिएट कर लेते हैं। इसके अलावा अंदर हमें मिलता है साइटोप्लाज्म। क्या है बेटा? साइटोप्लाज्म, जो जस्ट इक्वल होता है साइटोसोल के। अब साइटोसोल क्या होता है? तुम्हें पता है कि जैसे मेरे पास एक सेल है, नॉर्मल एक यूकैरियोटिक सेल है, ये उसका न्यूक्लियस है। और यहाँ जो लिक्विड होगा उसको बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलोगे उसको? न्यूक्लियोप्लाज्म। यहाँ जो होगा उसको बोलेंगे साइटोप्लाज्म। क्या बोलोगे? साइटोप्लाज्म। दोनों को ऐड कर दो तो बन जाता है प्रोटोप्लाज्म। क्या बन जाता है? प्रोटोप्लाज्म। और अगर मैं साइटोप्लाज्म में से माइनस कर दूँ सेल ऑर्गेनील, क्या माइनस कर दूँ? सेल ऑर्गेनील, तो रिमेनिंग जो बचता है उसको बोला जाता है साइटोसोल। क्या बोलते हैं इसको? साइटोसोल। तो कहने का मतलब है कि यहाँ हमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील या हार्ड ऑर्गेनील कम मिलते हैं, इसलिए हम उसको साइटोसोल बोलते हैं। देन इसके बाद अगर मैं बात करूँ, हमें नेक्ड फॉर्म में डायरेक्ट साइटोप्लाज्म में इसका जीनोमिक डीएनए क्रोमोसोम की फॉर्म में मिल जाता है। तो ये हमारे पास क्या है?
हमारे पास ये क्या है, ये है आपका नेक्ड सर्कुलर क्रोमोसोम विदाउट हिस्टोन, हिस्टोन प्रोटीन होती है। और एक्चुअल में क्या है, जीनोमिक डीएनए है ये। यानी अगर आपने इसको बॉडी से बाहर निकाल दिया तो जो मरा बैक्टीरिया वो मर जाएगा। इसके अलावा इसकी बॉडी में हमें एक और जेनेटिक मटेरियल मिलता है जिसको हम बोलते हैं बेटा प्लाज्मिड। क्या बोलते हैं इसको, प्लाज्मिड। और प्लाज्मिड भी मेरा क्या है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल, एक्स्ट्रा सर्कुलर क्रोमोसोमल मटेरियल। ठीक है, जिसका आपको पता है कि बायोटेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा यूज़ है, वो हम बाद में देखेंगे बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। इसके साथ साथ उसने कहा कि यहाँ पर एक फिनोमेना और है कि यहाँ पर जैसे आपको पता है कि हमारा जेनेटिक मटेरियल डायरेक्ट ही पड़ा हुआ है, इसको बोलता हूँ मैं बेटा, ये मेरा है मैसेंजर आरएनए। क्या है बेटा ये, मैसेंजर आरएनए यानी एमआरएनए। बट ये कैसा मैसेंजर आरएनए, पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए। पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए वो एमआरएनए है जो एक से ज़्यादा प्रोटीन को बनाने की इन्फॉर्मेशन को कैरी आउट करता है, राइट। और यहाँ पर लगे हैं राइबोसोम। तो इन राइबोसोम जो एक साथ इतने सारे लग गए हैं, इनको बोलते हैं पॉली राइबोसोम कंडीशन, पॉली राइबोसोम। या फिर एक तो, या हम उसको क्या बोलते हैं, पॉली राइबोसोम या पॉलीसोम, राइट। तो ये अपने अपने टाइप की डिफरेंट टाइप की जो प्रोटीन्स है वो क्रिएट कर रहे हैं, P1, P2, P3, P4। एक्चुअली ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इसका टाइम ही नहीं है। तो यानी कि यहाँ पर चल रहा है आपका ट्रांसक्रिप्शन और पैरेलली साथ में यहाँ पे चला हुआ है ट्रांसलेशन, है ना। तो दोनों काम आप एक साथ कर रहे हैं। तो इस केस में आप देख रहे हो कि भाई हमारे पास ये कंडीशन बन गई है। इसके अलावा उसने कहा कि भाई हमारे पास जो जेनेटिक मटेरियल है वो डायरेक्टली नेक्ड फॉर्म में साइटोप्लाज्म में मिल रहा है। लेकिन वो कहता है कि जो साइटोप्लाज्म या वो एरिया जहाँ पर आपको जेनेटिक मटेरियल मिलेगा, जीनोमिक डीएनए मिलेगा, वहाँ के साइटोप्लाज्म को एक स्पेशल नेम देते हैं और उस एरिया को हम बोलते हैं बेटा न्यूक्लियोइड। क्या बोलते हैं उसको, न्यूक्लियोइड या फिर जीनोफोर, राइट। जहाँ पर हमें जेनेटिक मटेरियल मिलता है उसको बोलते हैं हम न्यूक्लियोइड या फिर जीनोफोर। कितनी बात समझ आ रही है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारे पास जो मीजोसोम है, कहता है ये मीजोसोम बहुत इंपॉर्टेंट है। मीजोसोम के अंदर अगर हम बात करें, इसके अलावा एक चीज़ और मैं डिस्कस करता हूँ कि हमें यहाँ पर छोटे छोटे बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर ग्रेनुल लाइक चीज़ें मिलती हैं। ये हमारे पास होते हैं जैसे प्लाज्मा ग्रेनुल, सॉरी प्लाज्मा ग्रेनुल नहीं, ग्लाइकोजन ग्रेनुल, सॉरी वेरी सॉरी, ग्लाइकोजन ग्रेनुल्स। और ये स्टोर फूड की तरह काम होते हैं, स्टोर फूड की फॉर्म में यूज़ होते हैं। इसके अलावा हमें यहाँ पे मिलता है, अगर बाई चांस
ये है हमारे पास साइनोफाइसिन स्टार्च, साइनोफाइसिन स्टार्च। अगर हम स्टडी कर रहे हो BGA की तो वहाँ पर हमें साइनोफाइसिन स्टार्च मिलता है। और क्या हो सकता है, और ये हो सकते हैं लाइक फॉस्फेट ग्रेनुल्स, कहते हैं इनको कलेक्टिवली हम बोलते हैं इनकल्शन बॉडीज़। इन सभी को कलेक्टिवली हम क्या बोल सकते हैं, इनकल्शन बॉडीज़। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ थी। अब मैं बात करता हूँ मीजोसोम्स की। आप फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देख रहे हो, इससे सरफेस एरिया बढ़ रहा है। जो ब्लू कलर की जो आपको लाइन दिख रही है, इसमें सरफेस एरिया बढ़ रहा है, अंदर की तरफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना रहे हैं, इनको बोलते हैं मीजोसोम, राइट। कहते हैं जो हमारे मीजोसोम होते हैं, मीजोसोम है वो क्या है, एनालॉगस टू माइटोकॉन्ड्रिया, अब हमें इतनी बात पता है कि ये कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर तो रख ही नहीं सकता, जिसमें से अगर हम बात करें आपके पास ये माइटोकॉन्ड्रिया जो मेम्ब्रेन बाउंड तो स्ट्रक्चर तो अब माइटोकॉन्ड्रिया इतना इंपॉर्टेंट क्योंकि वो ATP जनरेट करता है, ये कर नहीं सकता। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया जैसे एक स्ट्रक्चर रखता है, इसका नाम है मीजोसोम। क्या नाम है बेटा, मीजोसोम। तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। तो मीजोसोम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पॉलीसिस्टोनिक, ये सारे आप हाईलाइट रखें। उसके अलावा जैसे हमने बात की यहाँ पर प्लाज्मिड की, साइटोप्लाज्म की, न्यूक्लियड या जीनोफोर की, तो इन चीज़ों को आप हाईलाइट कर लें। साइनोफाइसिन स्टार्च की, ग्लाइकोजन ग्रैनुल्स की, है ना। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। फिर पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम की। तो उसने कहा कि भाई हम अगर यहाँ बात करें तो जो मीजोसोम है वो एनालॉगस है माइटोकॉन्ड्रिया के, मतलब मीजोसोम्स तुम्हें क्या बना के देगा, ATP। वो कैसे बनाएगा, कहता है इसकी जो वॉल है उसके ऊपर हमें वही एंजाइम कॉम्प्लेक्स मिलता है जो ATP जो हमें माइटोकॉन्ड्रिया की वॉल में मिलता है। अगर मैं माइटोकॉन्ड्रिया को यहाँ पर ड्रॉ करूँ, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, ये इसकी इनर वॉल है, तो यहाँ हमें उसकी इनर वॉल पर ये एंजाइम कॉम्प्लेक्स मिलते हैं। इसको बोलते हैं हम ETS। क्या बोलते हैं पुत्र, ETS। तो ये हमें फाइनली क्या बना के देता है, इससे हमें क्या मिलता है, ATP। वैसे ही ये हमें क्या देता है, मतलब बैक्टीरिया को क्या देता है, ATP। इसलिए ये एनालॉगस है माइटोकॉन्ड्रिया। एनालॉगस का मतलब होता है जो काम एक जैसा करे, मतलब फंक्शन सेम है बट स्ट्रक्चर डिफरेंट हो। क्लियर हो कि नहीं हो रहा। तो एनालॉगस का मीनिंग क्या होगा, एनालॉगस का मीनिंग हमारे पास आ रहा है सेम फंक्शन बट डिफरेंट इंटरनल स्ट्रक्चर एंड ऑरिजिन, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं। आगे हम नेक्स्ट में बात करते हैं, नेक्स्ट में बात करता हूँ आगे फंक्शन ऑफ मीजोसोम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका जो पहला फंक्शन है बेटा वो है, ये हेल्प करता है टू हेल्प इन बैक्टीरियल फिशन, राइट। दूसरा है सेल वॉल फॉर्मेशन। नेक्स्ट है जेनेटिक मेकअप फॉर्मेशन। नेक्स्ट है रेस्पिरेशन। नेक्स्ट है सिक्रीशन प्रोसेस। नेक्स्ट है इंक्रीज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट है टू क्रिएट एंजाइमेटिक कंटेंट। तो इन सब चीज़ों में जो मीजोसोम है वो हेल्प कर रहा है। तो इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। ये रिप्रोडक्शन में यानी बैक्टीरियल फिशन में हेल्प कर रहा है, जब बॉडी को 2 पार्ट में डिफ्रेंशिएट होना है, 1 से 2 होना है। सेल वॉल फॉर्मेशन में यानी आपने सेल वॉल को क्रिएट करना है तो इसमें हेल्प कर रहा है। जेनेटिक मेकअप में हेल्प कर रहा है।
रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहा है, क्योंकि रेस्पिरेशन आपको पता है एटीपी फॉर्मेशन, तो रेस्पिरेशन और सिक्रीशन प्रोसेस में हेल्प करेगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बड़ा करना है तो इसमें हेल्प करेगा, और अगर एंजाइम क्रिएट करने हैं तो भी यही मेसोसोम ही है जो हेल्प कर रहा है। तो बेसिकली देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये एंजाइम एरिया भी इंप्रूव कर रहा है ना, क्योंकि उससे आपका सरफेस एरिया भी इंक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, जेनेटिक मेकअप मतलब जैसे आप अब 1 से 2 होना है तो आपको जेनेटिक मटेरियल डबल करना पड़ेगा, तो उसमें भी यही रोल अपना प्ले करेगा। इतनी बात समझ आ रही है? तो इसके साथ साथ अगर हम बात करें नॉर्मली, अब अगली जो मेरे पास कंडीशन आती है, एक टर्म आती है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, राइट। तो अगर ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव की अगर हम बात करें तो ये डिफाइंड होता है, एक साइंटिस्ट थे बेटा जी ग्राम, और उन्होंने इसका डिफ्रेंशिएशन किया। तो इन्होंने क्या बताया, हमारे पास जो, अब एक्चुअल में अगर थोड़ा सा हम उसको एक फ्लो चार्ट की तरफ की हेल्प से समझें तो हमारे पास जैसे है सेल एनवेलप, तो जो कवरिंग्स हैं उनको हम 3 जोन में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। पहले मेरे पास आ गई आउटर लेयर, दूसरी मेरे पास आई है बेटा मिडल लेयर, तीसरी मेरे पास आई है बेटा इनर लेयर, राइट। कहते हैं जो आउटर लेयर है, जो हमने पहले बात कर रखी है कि आउटर लेयर जो है वो बनी है ग्लाइकोकैलिक्स से, ग्लाइकोकैलिक्स से। जो मिडल लेयर है उसे मैं बोल रहा हूँ सेल वॉल, सॉरी आउटर जो लेयर थी उसे हम ग्लाइकोकैलिक्स बोल रहे थे, मिडल को हम बोलते हैं सेल वॉल, और जो इनर लेयर है वो क्या है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या है वो? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो कहता है जो ग्लाइकोकैलिक्स है वो हमने पहले भी डिस्कस किया कि या तो वो हार्ड हो सकती है या फिर सॉफ्ट हो सकती है। अगर सॉफ्ट है तो उसको हम बोलते हैं स्लाइम लेयर। क्या बोल रहे थे उसको? स्लाइम लेयर। कब? जब सॉफ्ट थी। और अगर हार्ड है तो उसको मैं बोल रहा था कैप्स्यूल, राइट। तो यहाँ ये कैसी है? थिन एंड लूज, थिन एंड लूज। और ये कैसी है? थिक एंड टफ, थिक एंड टफ। सेल वॉल की अगर बात की जाए तो सेल वॉल को मैं डिफ्रेंशिएट कर सकता हूँ, इसकी हम आगे बात करेंगे। डिफ्रेंशिएट ऑन दी बेसिस ऑफ ग्राम स्ट्रेन, यही हमने डिस्कस करना है। एक साइंटिस्ट थे ग्राहम, तो उनकी ये स्ट्रेन थी। और अगर मैं इनर लेयर की बात करूँ तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कैसी है? सिलेक्टिव परमिएबल है, पहली बात तो सिलेक्टिवली परमिएबल। दूसरा लाइपोप्रोटीन की बनी होती है कंपोजिशन, लाइपोप्रोटीन, है ना। और ये कॉमन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कॉमन एक मेम्ब्रेन होती है कॉमन टू प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। ठीक है, तो अब हमारा जो मेन जो मुद्दा है वो इसके बारे में है कि हम ग्राम स्टेन के बिहाफ पर सेल वॉल की बात करें, सेल वॉल को डिफ्रेंशिएट करें। तो उसको आगे देखते हैं हम। तो कहता है हमारे पास साइंटिस्ट थे ग्राहम, जिन्होंने ये काम किया, ग्राहम स्टेन बनाई। तो हमारे पास जो बेटा जी सेल वॉल है, बैक्टीरिया, जो बैक्टीरियल सेल वॉल है, किसकी? बैक्टीरिया की बात कर रहा हूँ मैं। जो बैक्टीरियल सेल वॉल है उसको मैं 2
पार्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, राइट। और ये जो डिफ्रेंशिएशन चल रहा है ये चल रहा है स्टेनिंग के बिहाफ पर। किसके बिहाफ पे? स्टेनिंग। एक बैक्टीरिया की जो कैटेगरी बनी वो बनी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और दूसरी जो बनी उसको मैं बोल रहा हूँ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, राइट। अब ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया दो, मतलब हमने स्टेनिंग के बिहाफ पर बैक्टीरिया को दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब दोनों में डिफरेंस क्या है उसको हम देख लेते हैं। कहते हैं जो ग्राम पॉजिटिव टाइप के जो बैक्टीरिया होते हैं उसमें क्या है, आ गई हमारी सेल वॉल और ये आ गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जो ग्राम पॉजिटिव उनकी हमें ऐसे दिखती है, लेकिन अगर मैं बात करूँ ग्राम नेगेटिव की, तो उनकी जो हमें वॉल दिख रही है वो इस तरीके से नज़र आएगी। मैंने डिफ्रेंशिएशन किया है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के अंदर। आप देख रहे हो यहाँ पर जो सेल वॉल है वो दो पार्ट में डिफ्रेंशिएट हुई है, दो लेयर में डिफ्रेंशिएट हुई है, और ये तो वही है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट। कहता है यहाँ जो सेल वॉल है वो बनी है पुरानी वाली, ये तो आपको पता है किससे, इसमें कौन सी कंपोजिशन है, पेप्टाइडोग्लाइकेन, पेप्टाइडोग्लाइकेन। तो यानी ये जो सेल वॉल है वो बनी है पेप्टाइडो से, पेप्टाइडोग्लाइकेन। लेकिन ये वाली जो है ये बनी है लाइपोपॉलीसेकेराइड की, बाहर वाली लाइपोपॉलीसेकेराइड। और ये बैक्टीरिया को बनाती है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट, इसी की वजह से वो बन जाता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट। मतलब ये वाले जो बैक्टीरिया वो ज़्यादा खतरनाक है, डेंजरस है, राइट। इससे जो हमारा बैक्टीरिया है वो ज़्यादा हार्मफुल हो जाता है, और ख़ासकर ह्यूमन बींग्स के लिए। तो यहाँ अगर मैं बात करूँ तो ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव को कैसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसके लिए उसने कहा कि मैं स्टेप नंबर 1 करूँगा, स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 3, हम 3 स्टेप में काम करेंगे। पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, हम टोटल जो मेरे पास बैक्टीरिया की पॉपुलेशन है, हमें नहीं पता वो उसमें कितने टाइप के बैक्टीरिया हैं, ग्राम पॉजिटिव कौन, ग्राम नेगेटिव। हमने क्या किया, स्टेप नंबर में फर्स्ट में हम ग्राम स्टेन देंगे, राइट। ग्राम स्टेन का मतलब ये होता है कि हम जब वो स्टेन दे दोनों बैक्टीरिया को, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, और जब हमने दिया तो क्या हुआ, इसमें जो मुझे क्रिस्टल वॉलेट जब आयोडीन के कांटेक्ट में आता है, किसी कांटेक्ट में आएगा बेटा, आयोडीन के कांटेक्ट में आएगा, तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया वो आपको देगा ब्लू कलर। और सेम ये भी हमें क्या दे रहा है, पहले स्टेप में ब्लू कलर दे रहा है,
राइट। और ये जो क्रिस्टल वॉलेट है वो यहाँ जैसे इसमें इंटेग्रो हो जाता है, फंस जाता है। तो आयोडीन प्रेजेंस में ये ब्लू कलर दे रहा है। सेम यहाँ पर भी, राइट। स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे? स्टेप नंबर 2 के अंदर हम इसको धोएंगे बाथ विद एल्कोहल या फिर एसीटोन। और जब मैंने इसकी बाथिंग की तब जो ब्लू कलर था, ब्लू कलर या ब्लू स्टेन जो था विल रिमेन आफ्टर वॉशिंग, वो वैसे का वैसे ही बना रहा। लेकिन यहाँ पर कैसा हो गया, ये वाले जो कुछ बैक्टीरिया जो थे वो कैसे हो गए कलरलेस। कुछ जो कॉलोनीज थी बैक्टीरिया की वो कैसे हो गई कलरलेस, यानी स्टेन रिमूव्ड या वॉश आउट। नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, मैंने एक डाई यूज़ की सैफ्रेनिन, जो आपके लैब में भी होती है सैफ्रेनिन, जिसको हम पिंक डाई भी बोलते हैं। जब वो दी मैंने ग्राम पॉजिटिव को तो अभी भी मेरा कलर ब्लू ही है बैक्टीरिया, क्योंकि आपको पता है ब्लू के ऊपर कोई कलर चढ़ता ही नहीं है। लेकिन ये वाले कैसे हो गए, पिंक स्टेन वाले हो गए। ये बैक्टीरिया कैसे हो गए, पिंक स्टेन कलर्ड, चढ़ गया इनके ऊपर, रंग आ गया। और ये कैसे होते हैं, मोर डेंजरस टू ह्यूमन, ये ज़्यादा खतरनाक होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने बाइफिकेशन की कि भाई कौन हमारे पास ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, कौन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। समझ आया कि नहीं आया? कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो ग्राम पॉजिटिव होते हैं उनमें सिंगल लेयर हमें सेल वॉल मिलती है। कैसे मिलती है, सिंगल लेयर ग्राम पॉजिटिव में, इसलिए वो कलर बाहर नहीं आ पाता है। लेकिन जो इधर जाएँ हम तो यहाँ डबल लेयर है, 1 और 2। तो यहाँ जो ग्राम नेगेटिव वाले हैं उनके अंदर हमें जो सेल वॉल मिल रही है वो कैसी है, डबल मेम्ब्रेन, राइट। तो ये डबल लेयर है, यानी लाइपोपॉलीसैकेराइड और पेप्टाइडोग्लाइकेन, ये दो हैं हमारे पास। समझा कि नहीं, क्लियरेंस हुआ? तो ये हमने डिफ्रेंशिएशन किया ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि भाई हमारे पास जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरियल सेल के ऊपर कौन कौन से हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फिलामेंट्स रिसीव होते हैं। तो नॉर्मली अगर हम बात करें टाइप ऑफ फिलामेंट्स और फ्लैजेला। तो यहाँ अगर हम बात करें हमारे पास दो कंडीशन है, पहली मोटाइल और दूसरी नॉन मोटाइल, राइट। तो जी जनरल अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊँ बैक्टीरिया का, जो अपना हमने पहले भी ड्रॉ किया था, जैसे मेरे पास ये एक बैक्टीरिया है, आपको पता है 3 लेयर होती है हमारे पास, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल और ग्लाइकोगैलेक्स। ठीक है, तो अगर मैं सबसे छोटे साइज़ के सबसे पहले फ्लैजेला की बात करूं, जो सबसे छोटे हैं, बायो में एक रूल होता है, जो सबसे छोटे साइज़ का होता है उसका नंबर सबसे ज़्यादा होता है। तो पूरी बॉडी के ऊपर हमें सबसे छोटे साइज़ के जो फिलामेंट मिलते हैं उनको हम टेक्निकली बोलते हैं करली, CURLI। तो ये सबसे छोटे साइज़ के होते हैं, राइट। इनसे बड़े साइज़ के जो होते हैं
तो जो उनसे बड़े हैं वो फिर नंबर में भी ज़्यादा हैं, राइट। उनको बेटा जी हम बोलते हैं फिम्ब्रिया। तो जो करली हैं वो आपकी हेल्प करेंगे लोकोमोशन में, जो फिम्ब्री हैं वो आपकी हेल्प करेंगे टू होल्ड सबस्ट्रेटम, टू होल्ड सबस्ट्रेटम चिपकने के लिए, और रॉक्स है ना, कहीं इसको अटैच होना है तो फिम्ब्रिया में हेल्प करेगी। इससे बड़े भी हमें मिलते हैं, वो साइज़ में इनसे भी बड़े होते हैं, तो नंबर फिर और कम हो जाएगा। और बेटा जी उनको हम बोलते हैं पिलाई या फिर सेक्स पिलाई, क्योंकि वो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं तो उनका नाम रखा है सेक्स पिलाई। और जो सबसे बड़ा होता है तो वो सबसे बड़ा है तो वो सबसे अकेला है, मतलब यानी नंबर उसका एक ही है। तो उसके अलग अलग पार्ट्स हैं, इसको हम बोलते हैं बेसल बॉडी, इसको बोलते हैं हम हुक, और इसको हम बोलते हैं बेटा फ्लैजिला या सॉरी फिलामेंट, और फ्लैजिलम, राइट। ये किसके लिए होता है? फॉर मोबिलिटी। फॉर मोबिलिटी। तो ये हमारे पास फोर्थ नंबर का हो गया। तो टोटल 4 हमें मिल रहे हैं, तो इसको आपने हाईलाइट भी कर लेना है। पहले मैं जो अगर हम बात करें तो सबसे पहले आ गया करलीफ, फिर फिम्ब्रिया, फिर पिलाई, सेक्स पिलाई और फिलामेंट, ठीक है। तो ये हमें 4 टाइप के मिल रहे हैं, करली, फिम्ब्रिया, पिलाई और फिलामेंट। तो वो कहता है फिलामेंट के बिहाफ पे भी मैं बैक्टीरिया को भी डिफाइन कर सकता हूँ कि हमारे पास ऐसा बैक्टीरिया, सॉरी, हमारे पास ऐसा बैक्टीरिया जिसके पास एक भी आपको फिलामेंट नहीं मिल रहा, तो ये नॉन मोटाइल की कैटेगरी में आएगा। तो ऐसो को हम बोलते हैं ए ट्राइकस, क्या बोलते हैं इसको? ए ट्राइकस बैक्टीरिया। फिर ऐसे जहाँ पर आपको टर्मिनल एंड पर मिले दोनों साइड, राइट, इनको बोलते हैं हम लोफोट्राइकस, लोफोट्राइकस बैक्टीरिया। फिर ऐसे जिन पे ऊपर आपको सिर्फ सिंगल मिले तो उसको हम बोलते हैं मोनोट्राइकस। उस कंडीशन क्या बोलोगे? मोनोट्राइकस। नेक्स्ट कंडीशन में आपको एक ही साइड मिले तो उसको बोलते हैं सिफेलोट्राइकस, सिफेलोट्राइकस, राइट। नेक्स्ट आपको सिंगल सिंगल मिले दोनों साइड तो उसको बोलते हैं एम्फीट्राइकस, एम्फी एम्फीट्राइकस। फिर जहाँ पर आपको सारी जगह मिले, सॉरी, पूरी हर जगह हो उसको बोलते हैं पॉलीट्राइकस कंडीशन, राइट। तो ये कुछ बाइफिकेशन हमने जो टाइप हमने इसके बिहाफ पे कर दी। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? चलिए
नेक्स्ट अगर मैं एक चीज़ आपसे डिस्कस करूं कि जो मेरे पास मेम्ब्रेनलेस जो ऑर्गेनेल काउंट होंगे, पहले भी हमने बात की थी। मेम्ब्रेनलेस वो कौन कौन होगा? जो विदाउट मेम्ब्रेन है। पहले हमने बात की थी राइबोसोम। दूसरा मेरे पास आएगा बेटा न्यूक्लियोलस, वो भी मेम्ब्रेनलेस होता है। तीसरी मैंने बात की थी सेंट्रोसोम, जिसको सेंट्रोल भी बोलते हो इंडिविजुअली, सेंट्रोसोम। और इसके अलावा एक और है इनकल्शन बॉडीज़, इनकल्शन बॉडीज़, राइट। और क्रोमोसोम। ये बैक्टीरिया के अंदर हमें सब कुछ मिल रहा है, जिसमें से अगर मैं बात करूं प्रोकैरियोटिक सेल में कौन मिलेगा, मतलब जो सिर्फ केवल प्रोकैरियोटिक में मिल रहा है वो ये है, प्रोकैरियोटिक सेल में मिलेगा। बाकी हमारे साथ कॉमनली हमें यूकैरियोटिक सेल में भी मिलेंगे, राइट। सेम ऐसे अगर मैं बात करूं जो डबल मेम्ब्रेन हमारे पास ऑर्गेनील है, डबल मेम्ब्रेन, उसमें हमारे पास पहला आता है न्यूक्लियस, दूसरा हमारे पास आएगा माइटोकॉन्ड्रिया जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, और एक आएगा हमारे पास क्लोरोप्लास्ट। समझा कि नहीं आया? तो ये डबल मेम्ब्रेन हमारे पास आ गए। तो चलिए इतना हमने कर लिया है, बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं सेल का, मतलब ऑल अबाउट हमने प्रोकैरियोटिक सेल का सारा कुछ कर लिया है। बाकी जो डिस्कशन है यूकैरियोटिक सेल की वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।